नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। गुरमीत राम रहीम और आसाराम जो एक बार फिर से चर्चा में है। कोई कह रहा है कि इतने बड़े अपराध के बाद बार बार उन्हें पेरोल और फरलो क्यों दे दी जाती है, तो कोई इसे चुनावों से जोड़कर देख रहा है। ऐसे में आज हम आपको सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, क्योंकि 12 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर फरलो मिली है। इसके बाद मंगलवार सुबह तकरीबन 6:30 बजे वह सुनरिया जेल से बाहर आ गया। रेप के केस में दोषी राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है। राम रहीम पिछले 46 महीनों में 10 बार जेल से बाहर आ चुका है। इससे पहले 50 दिन की पेरोल पूरी कर वो 8 मार्च को ही जेल लौटा था। वहीं नाबालिग बच्ची से रेप के दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को भी 7 दिनों की पेरोल मिली है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों पर आरोप क्या था, इनका केस क्या था, फिर ये बाहर क्यों आए और किस वजह से आए, वो भी आपको बताएंगे। 2002 में एक चिट्ठी चर्चा में आई जिसमें डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम पर साध्वियों से बलात्कार की कहानी लिखी थी। साध्वियों ने चिट्ठी में लिखा, मुझे कमरे में बुलाया गया, मुझे जकड़ते हुए फिर यौन शोषण किया गया। 15 साल बाद 2017 में इसी पत्र के आधार पर गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। और जब गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई गई थी तब हाईकोर्ट ने कहा था कि कोर्ट की इजाजत लिए बिना राम रहीम को पेरोल या फरलो नहीं दी जाए। इसके अलावा सरकार नियमों के अनुसार ही डेरा प्रमुख की फरलो या फिर पेरोल पर निर्णय ले। ठीक इसी तरह की बात आसाराम के केस में भी की गई थी। इसलिए आपको अब आसाराम का केस क्या है वो भी बताते हैं। 20 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमला नगर थाने में रात 2 बजे आसाराम के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ। नाबालिग लड़की ने अपने बयान में कहा कि 16 अगस्त की रात जोधपुर के मड़ई स्थित फार्म हाउस में आसाराम ने अपने कमरे में बुलाकर करीब 1 घंटे तक यौन शोषण किया। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया। 5 साल की लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ठीक बिल्कुल ऐसे गुजरात के गांधीनगर में भी आसाराम के खिलाफ महिला से दुष्कर्म का केस दर्ज है। उस मामले में भी 31 जनवरी 2023 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। तो ये तो हुई केस की बात। लेकिन जब ये खबर सामने आई कि राम रहीम फरलो मिलने पर 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आ रहा है, आसाराम को बीमार होने की वजह से इलाज कराने के लिए 7 दिन का पेरोल मिला है। आसाराम को पहली बार पेरोल मिली है, लेकिन पिछले 46 महीनों में राम रहीम को तो 10 बार पेरोल या फरलो मिल चुका है। तो सवाल उठा कि ऐसा आखिर बार बार क्यों हो रहा है, पेरोल और फरलो में क्या अंतर है, तो उसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले पेरोल क्या है समझिए। पेरोल एक तरह से कैदी की सशर्त रिहाई की व्यवस्था है जो अमूमन कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है। इसमें समय समय पर अधिकारियों को रिपोर्ट करना, क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहना जरूरी होता है। पेरोल एक अधिकार नहीं है। इसका मकसद स्पेशल कंडीशंस में कैदियों को थोड़ी राहत देना है, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए या कोई बीमार हो, किसी करीबी की शादी हो, अन्य जरूरी या फिर कोई वजह हो। दरअसल पेरोल के लिए कई राज्य सरकारों ने रूल्स और गाइडलाइंस तैयार किए हैं। इनके जरिए ही पेरोल देने या न देने का फैसला होता है। पेरोल के लिए सही और जरूरी वजह नहीं होने पर पेरोल देने से मना भी किया जा सकता है, क्योंकि गंभीर अपराधियों के कैदियों का जेल से बाहर जाना समाज के हित में नहीं होता। पेरोल 2 तरह की होती हैं, पहला रेगुलर पेरोल, दूसरा कस्टडी पेरोल। रेगुलर पेरोल में कैदी खुलेआम आजाद रह सकता है, लेकिन कस्टडी पेरोल में कैदी के साथ पुलिस होती है। कस्टडी पेरोल आमतौर पर कैदी को किसी से मिलने के लिए दी जाती है, जैसे कस्टडी पेरोल के तहत मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने की छूट मिली थी। इसलिए चलिए अब आपको बताते हैं कि फरलो क्या है, क्योंकि पेरोल तो आपने समझ लिया, लेकिन फरलो क्या है इससे भी समझिए। फरलो अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका शाब्दिक मतलब होता है काम से एक समय के लिए टेम्परेरी छुट्टी। जेल के संबंध में फरलो किसी कैदी को जेल से एक तय समय के लिए छुट्टी देना होता है। इसके लिए किसी तरह की स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं होती। फरलो कैदी का कानूनी अधिकार है। दरअसल भारत में सजा का कॉन्सेप्ट दंडात्मक नहीं बल्कि सुधारात्मक है। इसलिए कैदी को फरलो दी जाती है, जिससे कैदी को अपने परिवार और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में मदद मिल सके। साथ ही जेल में लंबे समय तक रहने के बाद बेहतर इंसान बनने में मदद मिले। हर राज्य में फरलो के लिए अपने रूल्स और गाइडलाइंस हैं। कई राज्यों के रूल्स और गाइडलाइंस कमोबेश एक जैसे ही हैं, केवल फरलो पाने की प्रोसेस अलग अलग है। अब सवाल है कि फरलो और पेरोल कितने समय के लिए मिलता है और इसमें क्या अंतर होता है, तो वो भी आप समझिए।
दरअसल पेरोल और फरलो को कैदी की सुधार प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। जेल अधिनियम 1894 के तहत किए गए ये प्रावधान जेल सिस्टम को मानवीय बनाने के मकसद से पेश किए गए थे। हालांकि पेरोल और फरलो की व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। पेरोल कम सजा के मामले में दी जाती है, जबकि फरलो लंबे समय की जेल के मामले में दी जाती है। राज्यों के हिसाब से इसमें अपवाद भी होते हैं। फरलो कैदी का अधिकार होता है, जबकि पेरोल पर कैदी का हक नहीं होता। पेरोल में बिताया गया समय सजा में नहीं गिना जाता, जबकि फरलो में कोई ऐसा नियम नहीं है। पेरोल का ड्यूरेशन 1 महीने तक का हो सकता है, जबकि फरलो में यह ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक का होता है। लेकिन अलग अलग राज्यों में इनसे जुड़े नियम अलग अलग हो सकते हैं। पेरोल की मंजूरी डिविजनल कमिश्नर देते हैं और फरलो जेल के डीआईजी देते हैं। पर्याप्त कारण होने पर पेरोल दिया जाता है, जबकि फरलो जेल की मोनोटोनी तोड़ने के लिए दी जाती है। पेरोल कई बार दी जा सकती है, वहीं फरलो लिमिटेड होती है। अब सवाल है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है तो इसे चुनावों से जोड़कर आखिर क्यों देखा जा रहा है? तो इसका जवाब भी आपको देते हैं। दरअसल राम रहीम को बार बार जेल से छूट मिलने का चुनावी कनेक्शन भी है। दरअसल डेरों पर रिसर्च करने वाले मानते हैं कि हरियाणा में पावर स्ट्रक्चर में जाटों की खास भूमिका है। वहीं समाज में एक तबके यानी एसटी समुदाय की सत्ता में भागीदारी ना के बराबर होती है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता डेरों के जरिए इस वर्ग के वोटर्स को टारगेट करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राम रहीम का हरियाणा के 9 जिलों की करीब 30 से अधिक सीटों पर दखल है। राज्य में 50 लाख से ज्यादा लोग उसके फॉलोअर्स हैं। ऐसे में संभव है कि चुनाव से पहले फरलो मिलने की वजह से उसके फॉलोअर्स बीजेपी को समर्थन करें। नेताओं को लगता है डेरे के गुरु के पास जाकर उनका विश्वास जीता जाए, ताकि उनके फॉलोअर्स भी पार्टी के सपोर्ट में वोट कर दें। डेरों का कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत व्यवस्थित होता है, ये पूरी तरह से संगठित होता है। अब तकनीकी के जमाने में एक व्हाट्सएप मैसेज से भी काम हो जाता है। डेरा सच्चा सौदा में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है। डेरे के गुरु तय करते हैं कि किसे समर्थन देना है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इन डेरों के माध्यम से समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों को पहचान मिलती है। कुछ डेरे ऐसे हैं जिसके अनुयायी एक ही धर्म के साथ जुड़े हैं, जैसे रविदासियों का डेरा। कुछ में सभी धर्मों के लोग हैं। डेरे में जाने वाले लोगों को लगता है कि जो समानता का दर्जा उन्हें उनके धर्म में मिलना चाहिए था वो नहीं, इसलिए वो इनसे जुड़ते चले जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब भी डेरों का स्थानीय चुनाव पर गहरा असर पड़ता है, और इसलिए ही इसे चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब तो आप पूरी कहानी समझ गए हैं। फिलहाल हमारा मकसद ही होता है कि आपको खबर के हर एक पहलू से रूबरू कराएं, और वो हम जरूर करते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।